आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ हैं स्क्रीन के दूसरी तरफ विनीत श्रीवास्तव जी। विनीत जी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और बैंगलोर में टेक कंपनी में, एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। विनीत जी, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी नन्हे भाई और समस्त दर्शकों को। विनीत जी, कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं बैंगलोर से अतुल सुभाष को लेके। अब वो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं या जो कुछ भी है, कि कुछ दिक्कतें उनकी तरफ से भी थी उस मैरिज में, आपस में। अ, जी 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 बोला जी जाए। नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि सारी गलती निकिता सिंघानिया की नहीं थी। कुछ अतुल सुभाष भी, कुछ कुछ कमियां उनके अंदर भी थी। उन दोनों के जो रिश्तों में खटास आई और निकिता सिंघानिया को उनको छोड़ के बच्चों को लेके जाना पड़ा, उसमें पूर्णतः गलती लोग जो निकिता सिंघानिया की दे रहे हैं। उसमें ऐसी बातें आपके ही टेकीज के थ्रू आ रही हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स निकिता सिंघानिया को अतुल सुभाष से थी, क्योंकि अतुल सुभाष कुछ उस टाइप के थे, कुछ थोड़ा सा ना, कुछ लोग नहीं होते थोड़ा विचारों से, मतलब थोड़ा सा। जी बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी भी स्थिति में कभी भी कोई लड़ाई एक तरफा नहीं हो सकती है। ठीक है, एकदम कोई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध नहीं हो सकता है कि कोई एकदम पागलपन के लहजे पे जा रहा है और नॉर्थ कोरिया से भी अगर बात करेंगे तो कहेगा कि उसके इंड से ना वो अपने तरफ से विचार दे देगा। अतुल सुभाष जी के बारे में टेकीज से ज्यादा जो है, चूंकि जैसा पता है लोगों को कि मैं बिहार का रहने वाला और बिहार में बड़ा बड़ा अच्छा नेटवर्क है, तो मैंने कुछ और लोगों से बात की जो उनके जिले के रहने वाले हैं या उनके आसपास में, तो थोड़ी बातें निकल करके आई। और यूजुअली जिनको इंग्लिश में कहते हैं नर्ड नर्ड या गीक किड्स, ठीक है, कि थोड़ा सा ना वो इस तरह के होते हैं, ऐसे लोगों से मेरा भी पाला पड़ता रहा है। मेरे खुद के परिवार में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम ही, जिनको शायद जो सोसाइटी में सफल नहीं है, जो भले एकेडमिकली बहुत सफल हैं, करियर में बहुत सफल हैं, लेकिन इन सोसाइटी दे आर नॉट वेरी गुड। ठीक है। दूसरी एक चीज की, जिन लोगों ने ना जिंदगी में हमेशा सफलता देखी है ना, उन लोगों को दुनिया भी डील नहीं करने आती है। तो ये एक कुछ जो प्रैक्टिकलिटी की समस्याएं थी वो बिल्कुल आ रही हैं। वो उनके जानने वाले भी बता रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले भी बता रहे हैं। बावजूद उसके मैं ये नहीं कहूंगा कि कितना भी बुरा हो जाए, ठीक है, जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो चीजें मैं भी देख रहा हूं समाज में, मेरी पुरानी वीडियोस भी होंगी। तो अगर वो इस स्तर पे गलत थे भी, तो किसी को इतना मजबूर नहीं कर दो कि वो अपने जान देने के लिए लाचार हो जाए। चीजों को सुलझाया जा सकता था। और पिछला एक वीडियो नहीं आ पाया, उस समय भी मैंने यही कहा था कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है ना, वो भारतीय न्याय व्यवस्था है। तो यही कहूंगा, अदरवाइज बाकी चीजें तो नॉर्मल ही हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बातें सुनने को आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि बात इतनी सी हुई हो और लोगों ने इतना फैला दिया हो, वो एक अलग चीज है, मे बी। लेकिन गलतियां तो दोनों तरफ से रही होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आपको आज का किस्सा बताता हूँ, यहाँ लोकल हमारे गांव का किस्सा है। हमारे गांव की एक लड़की है जिसका ननिहाल एक्चुअली हमारे गांव में है। उसकी शादी यहाँ बगल में ही, हमारे गांव के बगल में एक गांव वहां हुई है। उसके और उसके पति के संबंध अच्छे नहीं थे, 4 साल पुरानी शादी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मारपीट और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम, अब्यूज की प्रॉब्लम होती है, दहेज उसमें कोई मुद्दा नहीं था। पिटाई दहेज के लिए नहीं होती थी, वैसे ही वो थे, मतभेद थे। तो कल शाम को उस लड़की की माँ गई और उसको लेके आई अपने ननिहाल महापुर गांव में। आज सवेरे उसका पति पहुंचा है और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर गया, तो मुंह पे अच्छी अरे चोटें लग गई थी जगह जगह और काफी खून बहा। तो आए महाशय और बोले कि नहीं चलो ठीक है, हम रहेंगे ठीक से। आए भाई तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारी बेटी नहीं जाएगी। और थोड़ा फिर वहां थोड़ा हाथों-पाई भी हुआ और गाली-गलौच हुआ, फिर वो चला गया। साथ में उस लड़के की माँ और भाई और एक और गाँव का व्यक्ति आया था। तो हमने जब ये हुआ कि नहीं भैया, छुट्टी-छुट्टा अब करना ही है, डिवोर्स लेना ही है, और क्योंकि ये बार-बार मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो बनता ही है।
तो हम लोकल थाने पे गए सैदपुर, हमने डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस वहां दर्ज कराने के लिए बकायदा एक वकील साहब से कंसल्ट करके और एक मतलब एकदम प्रॉपर तरीके में वो रसीदी टिकट नहीं आते 1 रुपए वाले, वो हाँ टिकट लगा के दरोगा जी को पकड़ाया। मैंने कहा जी ये लीजिए, मेरे गांव का ऐसे ऐसे मैटर है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हमसे पहले उस लड़के के घर वाले और अपना 2-4 लोगों को लेके वहां पहुंच चुके थे और अपना मुंह, उन्होंने पहले अपने चोटे वोटे दिया, देखो जी मैं अपनी पत्नी को लेने गया था, मेरी पत्नी को के घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मेरा मुंह फोड़ दिया, मुझे लाठियों से पीटा। आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद हाथों-पाई हुई थी, जैसे नॉर्मली हाथों-पाई होती है, 1-2 थप्पड़, 1 आध 2 लात, ये इतनी। क्योंकि वो एक्सीडेंट कर गया था, थोड़ा ज़्यादा चोट लगी थी, खूब शरीर कपड़ों पे खून के दाग थे खूब ज़्यादा। पुलिस ने हमारी कंप्लेंट को पता है कैसे नजरअंदाज किया? अच्छा, मारे भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लिखवाने आए हो, यहाँ मुंह पे क्या लिखा है बे? मुझे लिटरली लगा कि यार बात सही है। अपना मुंह खुद फोड़ के, अपने अपने आप को खुद पीट पाट के, अपना सिर फोड़ के पहुंच जाओ और किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा दो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, दरोगा जी ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने जिन जिन लोगों के नाम पे एफआईआर, जो एप्लीकेशन में जो जिन लोगों का नाम था ना, उन लोगों को फोन फोन करके कल सवेरे सम्मन कर लिया है। आ जाओ, नहीं फिर पुलिस भेज के बुलाएंगे। ये है भारतीय न्याय व्यवस्था, ये है भारत की पॉलिटिक्स। एक एक दो बार पहले भी बोला है मैंने आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे भी निजी बातचीत में, आप कोई भी नॉर्मल मेरा आपका बहस हो जाए, अभी हो जाए किसी मैटर पे, ठीक है, मैं थाने जाऊंगा ना, मैं नॉर्मली कहूंगा कि नन्हे भाई ने मुझे मारा, ये मारा भी नहीं, चलो गाली दी, मैं उनके घर गया हुआ था किसी बात पे, उन्होंने मुझे मारा या गाली दी, तो अगर कहूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, तो वो पुलिस कहेगी लिखवाओ कि हमको एक्सरे कराना पड़ा, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ठीक है, वो हेयरलाइन फ्रैक्चर ऐसे भी बन जाता है। अगर वो नहीं भी है तो उसके अलावा आपने मेरे हाथ से 10,000 रुपए कैश और एक सोने की चेन, साला मैंने जिंदगी में कभी सोने की चेन भले नहीं देखी हो, खाने के लाले पड़े हुए हो, लेकिन 10,000 रुपए की 10,000 रुपए कैश और सोने की चेन हर एफआईआर में लॉन्च रहता है। कोई भी साधारण से साधारण, नहीं तो रोज का पुलिस के साथ उठना बैठना जिनका है वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, ठीक है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो हर एक लेवल पे भ्रष्ट है, हर एक सिंगल लेवल पे भ्रष्ट है। और लड़के ने क्या किया, लड़की ने क्या किया, आज एक बहुत न्यूज वायरल हो रही थी, यही अतुल सुभाष के केस से बातें करता हूं, कि उस लड़की ने आज फिर वो जो महिला है सिंघानिया साहिबा, उन्होंने फिर से केस कर दिया है लड़के के पिता के ऊपर। आज पढ़ा होगा। ये किसने बुद्धि दी होगी? उस औरत के पास इतनी बुद्धि नहीं होगी, वो गई होगी किसी ढंग के वकील के पास, वकील साहब, किसी ढंग के वकील के पास गई होगी, या फिर किसी पुलिस वाले ने कहा होगा कि देख बचना है ना तो एक केस और कर दो। कोई भी आदमी अपने सही दिमागी हालात में एक बाप के ऊपर केस नहीं करेगा जिसने अभी तक अपने बेटे का, मुझे नहीं लगता कि 12 दिन हुए हैं, 12 दिन भी नहीं हुए होंगे, लेकिन ये बुद्धि किसने दी? 1 सप्ताह के आसपास हो रहा है। बिहारी रीति रिवाज में मिनिमम 12 दिन तक तो जरूर ही मानते हैं, 12 दिन नहीं हुआ है यार, और तुमने केस कर दिया दोबारा। ये उस लड़की के पास इतना दिमाग नहीं हो सकता, ये दिमाग किसी ने दिया होगा, वकील ने दिया, पुलिस ने दिया, या हो सकता है कि जो जज साहिबा खुद फंस रही थी, एटलीस्ट नाम तो खराब हो रहा होगा, उन्होंने किसी से खबर भिजवाई होगी कि तू एक और केस कर। तो यहां तो हमारी न्याय व्यवस्था ही दोषी है। मैं लड़का लड़की सबको नहीं कह रहा हूं, जिनके पास सच्चाई ये है कि सिर्फ वही लड़कियां घर में हैं इज्जत से, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है आपसे केस करने का। और अगली पीढ़ी शादी नहीं करना चाहती है लड़कों की। अगली पीढ़ी में यही वाली पीढ़ी, जो बच्चे आज हाँ, अर्ली 20s में हैं, वही है। मैं मुझे एक बात बताइए विनीत भैया, सारी बातों के बाद ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये दहेज वाला जो ये केस है और जो ये धाराएं हैं और जो ये कानून है, उसकी वजह से अब नौजवान पीढ़ी सच में शादी करने से डरा करेगी? विवाह नाम की जो एक संस्था है, जो सनातन में, भाई सनातन में सबसे इंपॉर्टेंट संस्थाओं में एक संस्था है विवाह। आप विवाह क्यों करते हैं? कि आप उस विवाह उपरांत एक ऐसी संतति को जन्म दें जो समाज में जाकर समाज के हित में कोई अच्छा कार्य करे। आपको समाज को एक अच्छा नागरिक देना है,
हैं। और अच्छा, उसके लिए विवाह करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष का केस जब कोई बच्चा सुनेगा या पढ़ेगा, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो अपना नंबर आजकल कह दिया है कि भैया आप हमें फोन करके आपके हो रहे शोषण को आप समझाइए, बताइए। एक महाशय बिहार से चले आए मुजफ्फरपुर से अपनी आप बीती सुनाने, एक महिला अभी फोन पे 1 घंटा पहले सुना रही थी कि कैसे उनकी बहू में क्या, उनकी जो बहू जिसने केस किया वो तो वो, उनकी उस बहू से बड़ी जो उसकी बहू है वो भी मिली हुई है अपनी देवरान के साथ। मतलब देवरान जेठान दोनों मिल के मेरा और मेरे बेटे का और मेरे पति का शोषण कर रही है। तो ये हाल माहौल है देश में इस वक्त। जूलियस सीजर का जो नाटक है, शायद पढ़ा हो लोगों ने, जो शेक्सपियर ने लिखा, उसमें एक लाइन है कि एन ऑपरेसर नहीं, एन ऑपरेस्ड इज अ बिगर ऑपरेसर व्हेन इन पावर। ठीक है, जो पहले कुचला गया है वो जब शक्ति में आता है तो वो उससे ज्यादा निरंकुश तानाशाह हो जाता है। मुझे याद आता है 99 से लेकर के, देखो जब मेरी एज, मतलब ये चीजें धीरे धीरे समझने की हो रही थी कि एटलीस्ट खबरें समझ जाता था मैं, तो जो लेटर फेज था ना 90s का और अर्ली 2000s का, मैंने सैकड़ों खबरें सुनी हैं जहां पर कि लोगों को, मतलब महिलाओं ने किरासन तेल छिड़क करके आग लगा लिया। कुछ केसेस में लड़की ने खुद लगाया था, कुछ केसेस में घर वालों ने प्रॉपर लगाया था, जिसकी मुझे जानकारी है। ठीक है, लोग जेल काट करके भी आए हैं। तो वो दौर बेहद खराब था। उसके बाद जब 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई, और आई थिंक ये रूल 4 या 5 में आया था, उसी वक्त अंबिका सोनी नाम था उनका, शायद कांग्रेस की लीडर हुआ करती थी, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखा करती थी। उनसे किसी रिपोर्टर ने ये बात पूछी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा फादर वो बैठ करके वो वीडियो देख रहे थे। ठीक है, और उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था कि ये नरक कर देगा लोगों का जीना। और उसने बोला, जब उस रिपोर्टर ने पूछा तो पुरुषों का क्या, पुरुषों के तरफ से, तो बोला पुरुष भोगते हैं तो भोगे। वो अंबिका सोनी जी ने बोला था। आज 15-20 साल होने को आए इस घटना को, और 20 साल के बाद वो, कि रेणुका चौधरी ने बोला था। रेणुका चौधरी ने, मैं नाम में कंफ्यूज कर रहा था, वो महिला बाल विकास मंत्री थी उस समय की, और उन्होंने एक केस लाया। राक्षसों जैसी हंसी वाली, याद है? आई थिंक इट वॉज अंबिका सोनी, क्योंकि रेणुका चौधरी कभी महिला बाल विकास मंत्री नहीं रही। नहीं, मुझे ऐसा लगता है 2004-5 में महिला बाल विकास मंत्री थी वो, जब ये रूल आया था। तो मुझे जहां तक याद है शायद ये बयान लेकिन रेणुका चौधरी ने दिया था, पता नहीं क्यों, थोड़ा मिस कर रहा हूं, बट मुझे याद है कि मेरा फादर बैठ करके टीवी पे ये डिबेट सुन रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि नहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है। और मेरे पिताजी वकील थे, अक्सर बताता रहता हूं, वो कह रहे थे गलत हो रहा है, ये गलत तो वो भी हो रहा था उस जमाने में भी, तो लड़कियां फिर भी शादी कर रही थी। मैं इतना सीरियस आदमी हूं नहीं, इतना देर सीरियस नहीं रह पाता हूं। तो जो आपने कहा ना कि लड़के या लड़कियां शादी नहीं करना चाहेंगे, तो शादी के समय ना इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। रेणुका चौधरी थी भैया, आप सही बोल रहे होंगे। मैं मुझे नहीं याद है, मैंने शुरुआत ही इससे की थी कि शायद अंबिका सोनी थी। मुझे नहीं पता था कि ये मंत्री नहीं, क्योंकि उन दिनों मैं पॉलिटिकली अवेयर नहीं था, टाइम नहीं होता था, अपने स्पोर्ट्स में इतना बिजी रहते थे। लेकिन मुझे वो बयान याद है कि भोगता है तो भोगे, रेणुका चौधरी का बयान। उसमें भी लोग बताते हैं कि रेणुका चौधरी की खुद की बेटी बहुत ज्यादा सताई हुई थी उसके पति द्वारा, शायद कुछ। रेणुका चौधरी उस पूरे कानून के इसलिए बहुत ज्यादा पक्षधर थी कि उसकी बेटी खुद ऐसी सताई हुई थी जी। बिल्कुल। तो जो, खैर बहुत ज्यादा देर सीरियस रहने वाला आदमी हूं नहीं मैं, जो आपने कहा ना कि लड़के लड़कियां शादी नहीं करेंगे, शादी के वक्त इंसानों की बुद्धि खराब हो जाती है। जिसने जीवन भर कसम खाया रहता है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने पे कह रहे नहीं नहीं नहीं, तू बिया ना करवा तो डायनासोर की आखिरी पीढ़ी खत्म हो जाए तारा बाद। ठीक, इस तरह के। अदरवाइज जो माहौल है सच में शादी करने लायक नहीं है। ये 498 तो एक चीज हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी मुश्किल से 2 से 4% है अभी इंडिया में। उस लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी
140 करोड़ का 4% जरा जोड़िए तो 30 करोड़ मैं मान मैरिड रहा कपल हूँ। होगा इंडिया में। 30 हाँ, करोड़ मैरिड कपल होगा। ज्यादा 1 करोड़ मतलब 1-1.25 करोड़ लोग छिनारा कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर रहे हैं। मैं कम बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कम रखूं। मैं तो रोज देख रहा हूँ सर। मैं तो मेरी जिंदगी बीती है, मैं ना कभी प्रॉपरली बंगाल में नहीं रहा। मतलब मैं बंगाल आता जाता रहा लेकिन कभी नहीं रहा, तो मैं बंगाल की बात नहीं करूंगा। मैं कुछ स्टेट्स में रहा, लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। मैं गुजरात में रहता था एंड बिलीव मी, मैंने एक से एक ना मैं दिल्ली और मुंबई में भी रहा हूं, मैं बेंगलोर में रह रहा हूं करेंटली। मैंने गुजरात में मेरी आंखें चौंधिया जाती थी कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या चल रहा है। ठीक है, कौन किसके साथ किसकी पत्नी जा रही है और किसके पति किस महिला के साथ हैं, ये बोलना मुश्किल था। उसके मुकाबले में, और ये चीज दिक्कत है कि गुजरात की सोसाइटी काफी अपर लेवल पे थी। जहां मैं रहता था अहमदाबाद में, एक बहुत ही पॉश एरिया में रहता था। और ये समस्या जो है वो आपको एकदम बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। एक बार टिपिकल एकदम मतलब पिछड़े मुस्लिम गांव में रह रहा था करीब 4-5 महीने। ये हाल फिलहाल की कोरोना के बाद की बात है। वहां हर दूसरे घर में यही किस्सा था। चलो मुस्लिमों का गांव है, समझ में आता है कि वहां तो लोग चलो कोई चीजें बोल देते हैं। बाबू साहब लोगों के गांव में गए, वहां भी वही स्थिति था छपरा में। पंडित जी लोग के गांव में गए, ललवन गांव में बचा नहीं है और उसके यहाँ तो खैर ऐसे भी सबे चल रहा है। तो मतलब माहौल तो सही में खराब है। तो 498 एक लफड़ा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दूसरा लफड़ा है। अगर इनको हटा दें, कि ये जो समाज के 10% लोग हैं इनको अगर हटा दें, उसके बाद भी प्रॉपर ऐसे कपल जिनकी बातें एक दूसरे से मिलती हो, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कि दोनों मिलकर के 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं या 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, दोनों एंगल, ऐसा कपल है ही नहीं। जो लोग खुद को बेस्ट समझते थे ना, कह रहे मैं और मेरी पत्नी, उन लोगों की भी बुद्धि खुली हुई है। हो ही नहीं सकता है। मैं और मेरी वाइफ बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि मैं जितना बदमाश हूँ शायद कोई मेरी वाइफ। दुनिया वालों को इससे प्रॉब्लम है। अभी छठ में मैं घर गया हुआ था, उसको बुद्धि दे रहे थे कि बताइए आपके हस्बैंड आपको छोड़ करके आते हैं क्यों? क्योंकि उनको साला झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, और ये हो रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने अभी वाइफ को करीब पिछले 1 साल से अपने घर पे रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस एंड एवरीथिंग। बाकी मैं कपल्स को देख रहा हूँ, लोगों के यहाँ बवाल हो गया है। जो इस टाइप की सोसाइटीज में है जिनके लड़के बाहर रहते हैं और औरत को बाहर रहने के लिए बोल दो, लड़की ने अपनी माँ को बुला दिया है या लड़की ने अपनी सास को बुला दिया है, लेकिन रहेंगे तो वहीं जहां तार हस्बैंड रहता। ठीक है, अभी इस चीज के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा चल रहा है। हम लोगों के यहाँ प्रथा रही है कि औरत जब प्रेग्नेंट रही है तो उसको उसके नैहर या ससुराल में छोड़ा गया है। मुझे तो तो कौन टेक विश्वास नहीं केयर होता है कि करेगा? कैसे। हाँ सर। टेक केयर कौन करेगा? प्रेग्नेंट औरत की टेक केयर कौन करेगा? नहीं, हम तो अपना हस्बैंड के साथ है, राम, यही हमारा सब कुछ बाड़न। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गांव के लोग हैं ना, ये भी बहुत दुष्ट हैं। इनके अंदर भी दुष्टता कूट कूट के भरी है। जब शादी तय करने जाते हैं ना, तो लड़कवा कहाँ है? लड़कवा बेंगलोर रहता है। घबराइए मत, वहां फ्लैट लिया है ना, आपकी लड़की व लड़कवा की सब फ्लैटवा में रहेगी। हैं? वो लड़का क्यों न अपनी पत्नी को साथ ले जाए। और वो लड़की जो शादी करके, उसको पहले दिन ये वादा किया गया था कि नहीं नहीं, बेंगलोर का फ्लैटवा में रहेगी। लड़कवा के अरे गांव में तो कभी कभी होली दिवाली दशहरा में आ जाएंगे, लड़कवा तो फ्लैटवा में रहेगा ना, लड़कियां साथ रहेगी, चिंता मत करी। ऐसी लड़की को जब 1 महीना गांव में गुजारना पड़ता तो उसको मौत आ जाती है। और अभी ये घर घर अभी की ना कहानी है। एक एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं मैं। एक छोटे भाई साहब मित्र है, मतलब पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, बट सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला, बड़ा मुंह लगा बना रहता था। अचानक उसकी एक दिन शादी हो गई, एकदम अचानक। मतलब कल परसों मेरे से बात हुई, अचानक उसको लड़की वाले आए और बोले कि नहीं अब तो ब्याह कर पड़ी, शादी वादी हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब है, बेहद खराब है। शादी एकदम अचानक में हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लव मैरिज वैरेज का चक्कर था या कोई पकड़ा हुआ विवाह हुआ कि मतलब आए, और गरीबी स्थिति आर्थिक खराब ही है तो हुआ कि जो कल ब्याह करना है सो आजे कर लिया जाए, मंदिर में करना है तो।
तो लोग गए और एक शंकर जी का मंदिर है बढ़िया, वहां पे अशोक धाम करके मंदिर है, वहां शादी हो गई। उसके 2-3 दिन के बाद जब मैंने फोटो वोटो देखी तो मैंने बधाई दी। उसने फिर कहा कि भैया हमरा एगो फ्लाइट का टिकट करवा दीजिए। बोले करवा देते हैं, ठीक है, अब जो हो, जब बोलिए दिया मुंह खोल करके, हम बोले कहाँ जाएगा, कहीं जा रहा, हमको लगा कहीं नौकरी वोकरी, तो नहीं, हमरा और हमारी वाइफ का ना हनीमून पे जाएंगे, इधर ही कहीं दक्षिण में आना चाह रहा था। हम बोले एक बात बता, तू आज तो लेके चला जाएगा फ्लाइट से, हम भी दे देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको पैसा दे दे रहे हैं, हम तुमको अभी गूगल पे पहले ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके बाद देंगे। तुम साला जब कल के डेट में मेहरारू को बोलोगे तोरा भी पैसा रहता नहीं है और उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि अभी रहेगा, तो कल को बोलोगे कि जनरल बोगी से चलो और स्लीपर से चलो, तो तोरा मारबे ना करेगी। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, नहीं आपने उसको सब जबाग दिखाए हैं मैं आपको तो अपनी बात झेले। बताता हूँ। हम्म। हम लोग जालंधर रहते थे हम्म। और महापुर हमारा पैतृक गांव है भाई। 17, 18, 19 हम्म। घंटे की जर्नी थी। हम्म। तो शुरू शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो स्लीपर से आते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो थर्ड एसी में आ गए, फिर सेकंड एसी में आ गए। अभी फिर कार बाई रोड ट्रैवल करने लग गए। मेरे घर से मेरी नौकरी मुश्किल से 45 किलोमीटर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे यहाँ से एकदम ट्रेन की बढ़िया सुविधा है। मेरे घर से 200 मीटर दूर रेलवे स्टेशन है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ट्रेन पकड़ूं, बनारस सिटी उतरूं, 40 मिनट 45 मिनट का रास्ता है, 50 मिनट का, और वहां से बाहर निकलूं स्टेशन के, और कोई एक ऑटो रिजर्व बुक करूंगा तो 120 रुपया, सवारी की तरफ बन के जाऊंगा तो 30 रुपया। अब जाना बोझ लगता है, यार कौन जाएगा, मतलब आपके अंदर वो जो लग्जरी नाम का सुलेमानी कीड़ा है वो कहां तक बस गया आप सोच नहीं सकते। मुझे आखिरी बार ट्रेन से ट्रैवल कब मैं किया मुझे याद ही नहीं है। गाड़ी है ना भाई, अब गाड़ी से आएंगे जाएंगे तो 1000 रुपए का तेल लगना है। ट्रेन से भाई अपनी एकदम। तो मेरा तो ट्रेन फ्री है, अपना ट्रेन में कुछ लगना ही नहीं है। टोटल मुगलसराय आने जाने का खर्चा 60 रुपया, लेकिन नहीं 1000 रुपए का तेल लगा के जाना है। तो ये जो लग्जरी नाम का सुलेमानी कीड़ा है ये गंवई लोगों में ज्यादा घुसा है। शहरी तो पहले दिन से ही फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था। भाई देखिए, शहर के आदमी की कमाई और गांव के आदमी की कमाई की तुलना आप कर नहीं सकते। अब एक आदमी जो 40 लाख के पैकेज पे बैठा है, उसको 40 बीघा वाले बाबू साहब सारी जिंदगी नहीं उससे पे कर सकते अपने आप को। और उस आदमी ने अपने खर्चे लिमिटेड रखे हुए ना, सीमित खर्चे, वो अपने उसके खर्चे एकदम एक वो उसके खर्चों का जैसे एक दिशा निर्धारित है कि इतना 1000 किराया, इतना 1000 बिजली बिल, इतना गाड़ी किस्त, इतनी इंश्योरेंस किस्त, इतना हम इसमें डालेंगे, इतना एसआईपी कराएंगे, इतना हमारा बच जाएगा, ये हमारा सेविंग्स है जो हम एसआईपी में करा देंगे। साल में एक बार बाहर घूमने जाएंगे, एक ट्रिप लोकल इंडिया में घुमाएंगे, उसका सब कुछ फिक्स है। यहाँ बाबू साहब का कुछ फिक्स नहीं है। कमाई घंटा जीरो है, नील बटा सन्नाटा है, अधिया की खेती कराते हैं। पंजाब में 1 एकड़ पे एक किसान सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत लेता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान मुझे बता दे कि मैं 20,000 रुपए एकड़ की रिटर्न ले लेता हूं साल भर। ये हमारे गांवी लोगों का। तो लाइफस्टाइल इनको चाहिए शहरियों से बेटर। लाइफस्टाइल अब इनको चाहिए शहरियों से बेटर। करना धरना कुछ नहीं है, अर्निंग का कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम करना नहीं चाहते। बाबू साहेब का लड़का अच्छा अब पोल्ट्री फार्म खोल के वहां मुर्गा कटवाएगा। यार अगर तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है तो आसपास अगल बगल की चट्टी पे अगर रोज शाम को 100 मुर्गा अपना ले जाके कटवा दोगे तो 1 केजी पे 40 से 50 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट आएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। भाई आपके पोल्ट्री फार्म से तो 90 रुपए किलो मुर्गा उठ रहा है ना, लेकिन मार्केट में 150 रुपए किलो बिक रहा है। वो लड़का 10 रुपए किलो लेता है, 10 रुपए पीस लेता है मुर्गा काटने का, प्लस पंखा और गोड़ी उसका, तो उसको एक मुर्गे पे 20 रुपए मिल जाता है। 100 मुर्गा कटवा दोगे तो वो 2000 कमाया, तुम सोचो कितना कमाए। लेकिन बाबू साहेब का लड़का है, राय साहब का लड़का है, पंडित जी का लड़का है, ये काम करेगा, लाला जी का लड़का है, तो फिर भूखा क्यों नहीं मरेगा जी। तो जो यहाँ का माहौल है या बाहर का माहौल है, पेरेंट्स सोच नहीं रहे, उनको सिर्फ दिखता है कि लड़का पैकेज वाला है। अरे उस आपकी लड़की, मेरे पहले भी मैंने बताया है, फिर उसको दो तलाक हुए अभी तक मेरे घर में, मतलब मेरी पीढ़ी में।
एक मेरे चचेरे भाई का और एक मेरे ममेरे भाई का आजकल में उसकी फाइलिंग हो जाएगी। मेरे चचेरे भैया भारत के एक प्रसिद्ध एनआईटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब एनआईटी के प्रोफेसर की सैलरी वगैरह सब कुछ क्या लगाया जा सकता है कि क्या बढ़िया लड़का रहा होगा। उसका जीवन, आपके पापा से इस पर बड़ी विस्तृत बातचीत हुई थी एक बार। उसका जीवन क्या था, उसने बेलतरिया एक स्कूल है हम लोगों के यहाँ, बेल के पेड़ के नीचे था, उसको लोग बेलतरिया कहते थे, एक्चुअल नाम मैं भूल रहा हूँ उस स्कूल का, कुछ माध्यमिक विद्यालय। वो बोरा लेकर के जाने वाला स्टूडेंट, चाचा मेरे थे बहुत पैसे वाले और पढ़े लिखे भी, लेकिन वो थोड़ा हम सरकारी शिक्षक हैं तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, वो पता नहीं क्या था, भगवान बचाए, अब सारी बुद्धि खुल गई होगी चचा की भी, ठीक है। शादी की चचा ने अपने बेटे की, बड़े बेटे के, मेरे बड़े भाई की, नोट्रे डेम से पढ़ी हुई लड़की, नोट्रे डेम पटना का बेस्ट स्कूल है, और उसके बाद भाभी जो थी, जो बहुत ज्यादा दिन भाभी रह नहीं पाई वो डीयू के साउथ कैंपस से इकोनॉमिक ऑनर्स और पीजी की हुई थी, यूजी और पीजी। कोई मेल भाव है दोनों में? कोई मेल भाव नहीं। एक किस्सा। दूसरा, अभी जो मैं अपने कजन के बारे में बोल रहा था कि उसका आजकल में फाइलिंग होगी, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, एमबीबीएस का स्टेट टॉपर है वो, मतलब जो पीएमटी एग्जाम्स हुआ करते थे उस दौर में, हाल फिलहाल में भी उसने एमडी का एग्जाम निकाला बहुत बढ़िया तरीके से। उसको सोसाइटी का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उसको सोसाइटी का। जिस दिन उसकी शादी फिक्स हुई थी, कजन है, मेरे से बड़ा है, मेरे बाद शादी हुई थोड़े दिनों के बाद, मैंने अपने मामा को हाँ बोला कि गलत कर रहे हैं। उसकी शादी उन्होंने जिससे की, लड़की से, आज के डेट में मेरा पूरा परिवार हो सकता है कि उस लड़की को गाली देता रहे, लेकिन मैं, मेरे मुंह से उस लड़की के खिलाफ गलत नहीं निकल सकता, उसका रीजन है। आपको नहीं दिख जी रहा था वो, लड़की क्या है, वो इंजीनियरिंग की हुई लड़की, जो लड़की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हो, मैकेनिकल में 60 लोगों के ब्रांच में ना गिन करके एक या दो तीन लड़कियां होती हैं, वो भी कुछ कॉलेजों में वो भी नहीं होती हैं। जो लड़की साला 60 लौंडों को एक साथ टैकल कर रही थी, उसके बाद उसने सरकारी नौकरी निकाली रेलवे में, वो कोई एसएसई या इस टाइप के किसी पोस्ट पे हैं, वो भी बाहर रहती हैं घर से। सीनियर सेक्शन इंजीनियर। हाँ, वो कुछ सीनियर सेक्शन इंजीनियर वगैरह। और तुम्हारा लौंडा साला पटना से अकेले बाहर नहीं जाता है, ठीक है। ये कौन सा मेल था? ऊपर से पता है कि वो लड़का कैसा है, काहे नहीं तलाक होगा? तो ना, पहली गलती है हमारे पेरेंट्स की, पहली गलती तो है लड़का लड़की की। अरे यार, लड़की देख करके शादी करो, लड़का देख करके शादी करो, उसका रंग रूप चेहरा मोहरा, उसके धन को धान्य को नहीं। कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है, मैनेज हो जाएगा चीज। दोनों ही डोमिनेंट नेचर के नहीं होने चाहिए, एक कोई डोमिनेंट हो, एक कोई थोड़ा सबमिसिव हो। एक चीज ये है, एक जैसे स्टेटस से आते हैं कि नहीं आते हैं। अब एक वो साला बता तो रहे कि एक लड़की पड़ी हुई नोट्रोडम की और लड़का पड़ा हुआ था बेलतरिया का, खा के ब्याह होगा, ऐसा चलेगा? ठीक है। दूसरी बात की कैसे हैं, तो वहां उनकी गलती है। लड़कियों की सबसे बड़ी गलती है ना कि उन्होंने ना समझ लिया है कि उद्देश्य की मालकिन हो गई हैं। अब भगवान नहीं करे कि अतुल सुभाष प्रॉपर कोई बिहारी लौंडा टाइप से रहता, था बिहारी ही, लेकिन अगर कोई बिस्खोपड़ा बिहारी रहता, उसने कितना मार मारा होता। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने ऐसे किस्से देखे हैं कि जब लड़कियों ने अति कर दी है ना, तो बेतहासा बहुत मारा है, ठीक है, बहुत पिटी, बहुत बहुत पिटी। पिटी हैं, ठीक है अपने ठीक। आसपास में भी ऐसे लोग हैं। मैं आपको बोलिए एक बात बोलिए। बताऊं, आपने एक दिन हम्म। मुझसे बात कही भी थी हम्म। कि जो आज माहौल है भैया ना, वो गाजीपुर की हम्म। घसखर्री से ब्याह कर लो, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। साल में टोटल 12 बार चाट फुल्की पकौड़ी खिला दो, हर त्योहार पे 5,000 रुपए एवरेज की शॉपिंग करा दो, और हर साल नथिया, बिछुआ, नाक का, कान का कुछ दिला दो। एकदम। न तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा, ना कोई ग्रूमिंग प्रोडक्ट का खर्चा, टोटल एक ठो शैम्पू, एक नवरत्न तेल, एक ठो डव की टिकिया, यह खर्चा है।
600 रुपए से ऊपर की साड़ी वो पहनेगी ही नहीं। अरे इतना महंगा साड़ी 1500 का भी है, पहन के जाएंगे जी। है, साल में 15 दिन के लिए उसको उसकी अम्मा से भेंट करा लाओ, महीना में एक आध बार उसके भैया को बुला के मीट मुर्गा खिला दो, बस इतना में बम बम। इतना और में तो सर कभी साल 2 साल में वैष्णो देवी का दर्शन करा लिया। चलो माता का दर्शन करने चलेंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऑफर देके देखिए कि चलो गोवा का 5 स्टार रिजॉर्ट का पैकेज या वैष्णो देवी चलना है। मैं आपको धन्य भाई, गारंटी देता हूँ 99% घसखर्री वैष्णो देवी ही जाएगी, वो गोवा नहीं जाएगी। धन्य भाई, मेरी ना एक आर्टिकल होगी, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग कोरोना ना मेरी लॉकडाउन में एक गर्लफ्रेंड बनी, ऑनलाइन ही मैंने ढूंढा, वो कास्ट की थी, उससे मैंने बात की, वो बड़ा वायरल आर्टिकल है मेरा। मैंने उससे बोला अब लड़के लड़कियां क्या बातें करेंगे, मैं बैचलर था तब, तो हुआ कि घूमने चलेंगे, तो उसने बोला कहाँ घूमने चलेंगे, तो मैंने बोला कि चल चलेंगे फॉरेन। अच्छा, मुझे ना उस समय बड़ा शौक था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं जब माहौल ठीक होगा, तो स्विट्जरलैंड नहीं चलेंगे, गैंगटॉक चलेंगे, फिर मतलब मैंने 4-5 ऑप्शन दिए। अंत में मैं इतना इरिटेट हुआ, मैंने कहा ना कि एक काम कर, कटिहार चलेंगे, वहां राम प्रसाद का होटल है, ठीक है। तो कहाँ जाएगी, तो मैंने पूछा अंत में तू ही बता कि कहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी। मैंने कहा फोन रख दे और दोबारा फोन मत करना। अरे भैया, हनीमून पे आज भी वैष्णो देवी का जाएगा, यही बचा रह गया है, ठीक है। मेरे मामा है लिटरली हर साल वैष्णो देवी जाते हैं और मामी उनको सपोर्ट करती है। ए जी टिकसवा हुआ, ए जी टिकस करा दीजिए ना, नहीं तो फिर हुआ तो नन्हे को बोलेंगे कि नन्हे टिकस करा के दो, नन्हे धोखा दे देते हैं यहाँ पर। टिकसवा करा दीजिए इसे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वैष्णो देवी जरूर जाना चाहिए, मैं भी गया हूँ, क्या बिल्कुल जगह है, जाना चाहिए। करके आइए, अपने हर एक धार्मिक स्थलों का दर्शन करिए। पर एक धार्मिक स्थल का मतलब अपने पूरे जीवन काल में हर साल, अरे भैया मैंने कहा कि मामी गोवा हुआ चली जाइए, बगल में मनाली में घर है, मनाली घुमाइए, ना ही हम लोग इस बार सोचे है ना 4 धाम करेंगे। मतलब गाजीपुर की मैं घसखर्री टूरिज्म इज रिलीजियस टूरिज्म। चलो मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड की भी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ना एक लड़की गई किसी काम में, हम लोग कलकत्ता गए, तो मुझे ना बड़ी इच्छा थी, कलकत्ता में दीघा करके बीच है, बहुत फेमस है। जी जी है। लड़की से मैंने बोला कि चलोगी क्या, तो बोली नहीं आप जाइए, ये वो दिस दैट। अच्छा, हर जगह हम लोग जाते थे तो जाते थे। मैंने पूछा तो कहाँ गई थी, शाम को आई एकदम थकी मांदी, और इधर मैं रात को तो आया नहीं था। नेक्स्ट डे पूछा तो तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गई थी। मैंने बोला कहाँ गई, दीघा भी नहीं गई कि वहां साथ में खा पी रहे होते तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। बोले दक्षिणेश्वरी काली मंदिर गए थे। अब जब 22 साल की लड़कियां काली मंदिर जाएंगी, तो अब उस भगवान नहीं करे कि मेरी शादी उससे हो जाती, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। मैं मंदिर जाता हूँ प्रॉपरली, हर एक मंदिर जाता हूँ, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। तो घसकर्री सही में बहुत बढ़िया है, उसको मंदिर लेते जाइए, वो कितना खुश रहेगी। सबसे जो इशू आ रहा है ना आज के डेट में, वो है कि ज्यादा कमाएंगे। अरे कौन आदमी औरत की कमाई पे पल रहा है भैया, जो जितने पल रहे हैं ना उनसे पूछो उनकी क्या दुर्गति हो गई है। या तो एकदम कमीना आदमी है कि जो औरत से नौकरी भी करवा रहा है और उसको 4 बेल्ट मारता भी है ऐसा भी एक कैरेक्टर जानता हूं मैं, ठीक है। तो वो बहुत खुश है। नहीं तो 90%, 99%, 90% भी नहीं, जिनकी वाइफ नौकरी कर रही है और वो नहीं कमा रहे हैं ना, उनका तो जीवन नर्क है, एकदम नर्क है। और जो दोनों कमा रहे हैं उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पति और पत्नी मिल करके घर चला रहे हैं। बहुत रेयर केस में पत्नियां घर में योगदान दे रही हैं, तो उनका पैसे कहां जा रहे हैं। अभी जिस कजन के बारे में बता रहा था कि जो एसएससी हैं, उन्होंने शादी के बाद क्लियरली बोला था कि मैं जो पैसे आएंगे मैं अपने मम्मी पापा को दूंगी, क्योंकि उनकी शादी में बहुत खर्चा हुआ है, मुझे पढ़ाने में बहुत खर्चा हुआ है, तो मैं 10 इयर्स तक उनका ईएमआई के तौर पे उनको पैसे दूंगी। पता नहीं क्या सोच करके लोगों ने शादी कर ली। और ठीक ठाक सैलरी होगी, आई थिंक कि 1.5-2 लाख के आसपास सैलरी होगी उस लड़की की। नहीं नहीं इतनी नहीं होगी, वो मेरे हिसाब से 4600 ग्रेड पे है। तो उनको डीए में मिला के और सब कुछ मिला के उनको 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए सैलरी। लाख कितने रुपए साल के की आसपास तो नौकरी, जरूर थी, नौकरी बिकॉज कितने साल पुरानी इस पे मैटर करता है। नौकरी उसकी पुरानी थी, शी वाज अराउंड 35, 13-14 साल। तो अब तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के रुपए आसपास मिलता है। थी। तो मैं आपको हमसे बताऊं तो बड़े ये हैं तो। इस वीडियो को मैं खत्म यही करूंगा। तो मेरा तो नई पीढ़ी से भैया यही आह्वान है कि ज्यादा ये
होठलाली और गुची का परफ्यूम वाली मत खोजो, गाजीपुर की घसखर्री खोजो, 1 बोतल क्लिनिक प्लस का शैम्पू, 1 डव की टिकिया, 1 नवरत्न तेल, 3 चीज में जीवन बीत जाएगा। एकदम परफेक्ट, और बियाह करो, एकदम ऑर्केस्ट्रा परफेक्ट। बुलाओ, बिहार से ऑर्केस्ट्रा बुलाओ, बम बंदूक बुलाओ, नहीं तो मुझसे संपर्क करो, मैं वहां भाड़े पे आजकल बम बंदूक का धंधा किया हूँ। मेरे पास लाइसेंसी असले वाले मेरे कुछ मित्र हैं जो खोज के एक ही काम ही करते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा ना हो तो आपके फलाने जगह होता है वो तार थम्बत आपके लिए, अरे हाँ आपके पहले चलो चले जाए ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, 25-50 हजार रुपया उड़ाते हैं, 25-50 फायर मारते हैं, भौकाल बना के चले तो मतलब वो काम है। कई गोली बचौले के बाद 400 गोली रख ले तो मतलब विंटर सीजन से पहले 400 गोली एक आदमी बचा के बैठा हुआ था, करेंसी रखने पेशेंट घबरा। हाँ तो भैया गाजीपुर जिले में बियाह करो, बड़का ऑर्केस्ट्रा कराओ, खस्सी मुर्गा खिलाओ, मस्त रहो। चलिए विनीत जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सुभाष जैसी घटनाएं और ना हो और उनसे कैसे बचे, इस पर हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं और उसमें विनीत व्यास से हम लगातार बात करते रहेंगे। विनीत व्यास, जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री